गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। आज पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको तोमर वंश। अब देखिए किस तोमर वंश के राजा ने दिल्ली सल्तनत के राजाओं से कोहिनूर हीरा छीना और तोमर वंश ने कौन कौन से महल मंदिर बनवाए दोस्तों, और इनका शासन कहाँ पर था और कब तक शासन रहा। इस वंश में कितने राजा हुए, क्या क्या विशेषता रही इस वंश की दोस्तों, पूरा तोमर वंश आज पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके पहले मध्य प्रदेश के इतिहास के ऊपर कई वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। अब देखिए कौन सा वंश है हमारा आज, तोमर वंश। तोमर वंश पढ़ने वाले हैं हम। अब देखिए तोमर वंश कहाँ का क्षेत्र है, कहाँ पर इन्होंने शासन किया, तो चंबल क्षेत्र में तोमर वंश का उदय हुआ। अब देखिए चंबल में मुरैना के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था पहले, तो तोमर घर के नाम से जाना जाता था दोस्तों। मुरैना के जो आसपास का क्षेत्र था उसे उस समय तोमर घर के नाम से जाना जाता था। अब देखिए यहीं पर 1394 में, कब 1394 में स्वतंत्र तोमर राजवंश की नींव रखी वीर सिंह देव ने। किसने रखी थी भैया यहाँ पर स्वतंत्र राजवंश की नींव, वीर सिंह देव। 1394 में तोमर वंश की स्वतंत्र राजवंश की नींव रखी वीर सिंह देव ने। अब देखिए वीर सिंह देव क्या करते हैं, 1394 में ग्वालियर का किला जीत लिया इन्होंने। 1394 में क्या करा दोस्तों, वीर सिंह देव ने ग्वालियर का किला जीता। अब देखिए वीर सिंह देव जो थे ये एक लेखक भी थे, इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं दोस्तों। देखिए कौन कौन से ग्रंथ लिखे इन्होंने, तो इन्होंने लिखा दुर्गा भक्ति। क्या लिखा है इन्होंने, दुर्गा भक्ति लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा था इन्होंने, दुर्गा भक्ति लिखा दोस्तों। इसके बाद लिखा है इन्होंने वीर सिंह अवलोक, वीर सिंह अवलोक। ये दो इन्होंने प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं दोस्तों। किन्होंने, तो वीर सिंह देव ने। अब देखिए वीर सिंह देव ने भैया दिल्ली के सुल्तान, उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था दोस्तों नासिरुद्दीन, कौन था, नासिरुद्दीन मोहम्मद को हरा दिया था। किसको हराया इन्होंने, नासिरुद्दीन मोहम्मद को हरा दिया। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह को हराया। ये उस समय दिल्ली का शासक था और ये तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है। तो भैया इन्होंने किसको हराया, सुल्तान, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, दिल्ली सल्तनत में नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह उस समय दिल्ली का सुल्तान था, उससे इन्होंने हरा दिया और उसी से कोहिनूर हीरा लिया था, छीना था इन्होंने। क्या छीना था दोस्तों, देखिए नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह जो दिल्ली का सुल्तान था उससे क्या छीन लिया इन्होंने, कोहिनूर हीरा मिल गया इन्हें, ठीक है। अब देखिए इनका उत्तराधिकारी होता है दोस्तों, इनका पुत्र उद्वरण देव। कौन था, उद्वरण देव इनका पुत्र था, जिसका शासनकाल बहुत छोटा रहता है, केवल 2 वर्ष का शासन रहता है, 1400 से 1402 तक। कब तक शासन करते हैं, 1400 से 1402 तक शासन करते हैं। फिर इनके बाद इनका भाई मतलब उद्वरण देव का जो भाई था वीरदेव, कौन था, वीरदेव शासक बना, वीरदेव शासक बनता है। और वीरदेव 1402 से 1423 तक शासन करता है। कब तक शासन करता है दोस्तों, 1423 तक शासन करता है। और इसके बाद इनका उत्तराधिकारी बना गणपति। कौन बना, गणपति देव। कौन बनता है इनका उत्तराधिकारी, गणपति देव इनका उत्तराधिकारी बना दोस्तों। अब देखिए गणपति देव के शासनकाल में 1423 से स्टार्ट होता है गणपति देव का शासनकाल, तो भैया 1425 तक शासन रहता है। अब इन्हीं के शासनकाल में 1423 में मालवा का शासक कौन था उस समय, हुशंग शाह। मालवा का शासक कौन था दोस्तों, हुशंग शाह उस समय मालवा का शासक था। उसने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया उसने, 1423 में मालवा का शासक हुशंग शाह, जिसने ग्वालियर पर आक्रमण किया और इस युद्ध में ये हुशंग शाह को हरा देते हैं दोस्तों। अब देखिए इसके बाद इनका उत्तराधिकारी बना डूंगर सिंह। कौन बना, डूंगर सिंह दोस्तों। अब देखिए डूंगर सिंह क्या करते हैं भैया, तो भांडेर को जीत लेते हैं। किसको जीतते हैं, भांडेर को किसने जीता, तो डूंगर सिंह ने जीत लिया दोस्तों। अब देखिए इसके बाद इस वंश का अगला उत्तराधिकारी हुआ कीरत सिंह। कौन हुआ, कीर्ति सिंह, ठीक है। इस वंश का अगला उत्तराधिकारी बना कीर्ति सिंह। अब कीर्ति सिंह के शासनकाल में दिल्ली का शासक कौन था, बहलोल लोधी। कौन था, बहलोल
बहलोल लोधी। दिल्ली का शासक कौन था इस समय? बहलोल लोधी था। तो भैया कीर्ति सिंह के संबंध बहलोल लोधी से अच्छे नहीं थे, ठीक है, मतलब दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे, तो कभी भी आक्रमण होने की संभावना थी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इनका उत्तराधिकारी बना कल्याण सिंह। कौन बना? कल्याणमल। कौन बनेगा? कल्याणमल शासक बना दोस्तों। कल्याणमल का जो शासन रहता है 1480 से 1486 तक, कब तक शासन करते हैं कल्याणमल? 1480 से 1486 तक शासन करते हैं दोस्तों। अब देखिए इस वंश का सबसे जो प्रतापी राजा हुआ कल्याणमल का पुत्र। कल्याणमल का पुत्र कौन था? मानसिंह तोमर, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा दोस्तों। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन बना? तो कल्याणमल के पुत्र थे मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर जो इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए, और इनका शासन था 1486 से 1517 तक। इन्होंने ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास वाले क्षेत्रों पर शासन किया। अब देखिए इनके क्या क्या निर्माण कार्य है महत्वपूर्ण। तो ग्वालियर में मान मंदिर बनवाते हैं दोस्तों। कहाँ पर? ग्वालियर के किले में मान मंदिर आज भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा मंदिर है। तो ग्वालियर के किले में कौन सा मंदिर बनवाया इन्होंने? मान मंदिर बनवाया। इसके बाद देखिए गुजरी महल बनवाया इन्होंने। क्या बनवाया? गुजरी महल बनवाया। अब देखिए गुजरी महल मृगनयनी जो गुज्जर वंश की रानी थी इनकी, उन्हीं की याद में इन्होंने क्या बनाया? गुजरी महल बनवाया दोस्तों। कौन सा महल बनवाया था इन्होंने? गुजरी महल बनवाया ग्वालियर के किले में, जो आज भी है। इसके बाद देखिए इनके दरबार में कुछ विद्वान थे, तानसेन थे और बेजू। कौन थे दोस्तों? तानसेन, बेजू और बक्सू इनके दरबार में विद्वान थे। अब देखिए तानसेन और बेजू के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो तानसेन थे पहले मानसिंह तोमर के दरबार में थे, फिर इसके बाद ग्वालियर के राजा रामचंद्र के दरबार में गए, फिर किसके दरबार में जाते हैं? अकबर के दरबार में जाते हैं दोस्तों। और बेजू और बक्सू ये इनके दरबारी विद्वान थे दोस्तों, संगीतकार थे। और जो मानसिंह तोमर थे स्वयं भी एक संगीतकार थे, ठीक है। क्या थे ये? मानसिंह तोमर संगीतकार थे दोस्तों, एक अच्छे प्रसिद्ध संगीतकार हुए मानसिंह तोमर। अब देखिए इसके बाद इन्हीं के शासनकाल में 1517 में सिकंदर लोधी ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? सिकंदर लोधी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया दोस्तों। सिकंदर लोधी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और इस युद्ध में मानसिंह तोमर मारे जाते हैं, ठीक है। कौन मारे गए? देखिए 1517 में ग्वालियर के किले पर किसने आक्रमण किया? मानसिंह तोमर। उस समय वहाँ के शासक थे सिकंदर लोधी, जो सिकंदर लोधी जो दिल्ली सल्तनत का बादशाह था। तो सिकंदर लोधी ने क्या करा भैया? मानसिंह तोमर को हरा दिया और ये युद्ध में मारे गए। अब इनके बाद इनका पुत्र, किनका? मानसिंह तोमर का पुत्र था विक्रमजीत। कौन था? विक्रमजीत ग्वालियर का शासक बना दोस्तों। अब देखिए जो विक्रमजीत था, अब देखिए यहाँ पर किसकी डेथ हो जाती है? मानसिंह तोमर की मृत्यु हो जाती है युद्ध में। और जो सिकंदर लोधी था वो भी 1517 में उसकी भी डेथ हो जाती है। तो सिकंदर लोधी का जो पुत्र था इब्राहिम लोधी, वो दिल्ली का शासक बनता है। तो विक्रमजीत किससे संधि कर लेते हैं? इब्राहिम लोधी से संधि कर ली। किससे संधि की इन्होंने? विक्रमजीत ने इब्राहिम लोधी से संधि कर ली दोस्तों। अब देखिए इब्राहिम लोधी से संधि कर ली विक्रमजीत ने, तो ये जो किला जीतता है वो वापस किसको मिल जाएगा? इब्राहिम लोधी को मिल जाता है दोस्तों। अब देखिए संधि करने के बाद क्या होता है? 1526 में, कब? 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है। इसमें इब्राहिम लोधी की ओर से युद्ध में कौन लड़ने जाता है? विक्रमजीत जाता है। अब विक्रमजीत इब्राहिम लोधी की ओर से युद्ध में लड़ रहा है, तो विक्रमजीत और इब्राहिम लोधी दोनों मध्यकाल के ऐसे पहले शासक हुए जो युद्ध मैदान में मारे गए। दोनों कहाँ मारे जाते हैं दोस्तों? विक्रमजीत ग्वालियर का राजा जो तोमर वंश के राजा थे, ये भी युद्ध मैदान में मारे गए पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में। और यहीं पर इब्राहिम लोधी भी मारा जाता है और यहाँ पर बाबर जीत जाता है पानीपत के पहले युद्ध में। अब देखिए दोस्तों कोहिनूर इराक कैसे विक्रमजीत के जो परिवार से कौन छीन लेगा? हुमायूं छीन लेगा। कोहिनूर इराक किसके पास आ गया? हम मुगल राजाओं के पास आ गया, ठीक है। तो देखिए विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर इराक किसने छीना था? हुमायूं ने छीना था। देखिए
एक बार रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपको। तोमर वंश का संस्थापक कौन हुआ? देखिए तोमर राजवंश का क्षेत्र कहाँ पर आता है? चंबल क्षेत्र में आता है। और चंबल के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे? तोमर घर कहते थे। 1394 में वीरसिंह देव एक शासक थे वहाँ के, उन्होंने स्वतंत्र राजवंश की नींव रखी, तोमर राजवंश की। 1394 में इन्होंने ग्वालियर का किला जीता। अब देखिए इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, दुर्गा भक्ति लिखा है, वीर सिंह अवलोक लिखा है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद देखिए उस समय दिल्ली का बादशाह कौन था दोस्तों? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह था, जो तुगलक वंश का राजा था। कौन से वंश का राजा था दोस्तों? ये तुगलक वंश का राजा था। अब देखिए तुगलक वंश का राजा था नासिरुद्दीन महमूद। अब इसके बाद क्या होता है, इससे कोहिनूर छीन लेते हैं। किससे? नासिरुद्दीन मोहम्मद से कोहिनूर इन्होंने छीन लिया। अब देखिए इनका उत्तराधिकारी बना उद्वरणदेव, जो 1400 से 1402 तक शासन करता है, बहुत छोटा शासनकाल रहता है। फिर उद्वरणदेव का भाई वीरदेव शासक बना 1402 से 1423 तक। अब देखिए इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? गणपति हुआ, जो 1423 से 1425 तक शासन करता है। और 1425 के बाद 1423 में मालवा का शासक हुशंग शाह ग्वालियर पर अटैक करता है, तो ये उसे हरा देते हैं। इसके बाद इनका उत्तराधिकारी बना डूंगर सिंह, जो भांडेर को जीत लेता है दोस्तों। इसके बाद इनका उत्तराधिकारी बना कीर्ति सिंह, जो क्या करेगा भैया? बलोल लोधी। उस समय लोधी वंश का संस्थापक बलोल लोधी था, उससे संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, तो भैया वो यहाँ पर अटैक कर देता है, ठीक है। इसके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? कल्याणमल होता है। कल्याणमल 1480 से 1486 तक शासन करता है। अब इन कल्याणमल का पुत्र मानसिंह तोमर, कल्याणमल के पुत्र कौन हुए? मानसिंह तोमर, जो इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए। मानसिंह तोमर वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। 1486 से 1517 तक इन्होंने शासन किया। ये मान मंदिर बनवाते हैं, गुजरी महल बनवाते हैं दोस्तों ग्वालियर में। और मानसिंह तोमर के दरबार, और ये बहुत बड़े संगीतकार थे, ठीक है, मानसिंह तोमर। तो इनके दरबार में तानसेन, बेजू, बक्सू जैसे महत्वपूर्ण संगीतकार हुए हैं दोस्तों। अब देखिए 1517 में सिकंदर लोधी, उस समय दिल्ली का बादशाह था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में बादशाह कौन था? सिकंदर लोधी, जो लोधी वंश का राजा था। कहाँ पर अटैक कर देता है? ग्वालियर पर अटैक कर देता है। इस युद्ध में मानसिंह तोमर मारे जाते हैं। अब भैया और युद्ध के बाद कुछ समय बाद नवंबर 1517 में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ पर जो ग्वालियर का राजा था मानसिंह तोमर, उनके पुत्र हुए विक्रमजीत। तो विक्रमजीत जो राजा थे भैया, ये इब्राहिम लोधी से संधि कर लेते हैं और इन्हें यहाँ का राजपाट फिर मिल जाता है। अब देखिए 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। बाबर जब यहाँ पर अटैक करता है तो इब्राहिम लोधी और ग्वालियर के राजा विक्रमजीत दोनों युद्ध मैदान में मारे जाते हैं। अब देखिए बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं जो कोहिनूर हीरा था वो विक्रमजीत के परिवार से छीन लेता है। तो इस प्रकार से विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर किसके पास गया दोस्तों? हुमायूं के पास गया। अब देखिए हुमायूं के पास से कोहिनूर कहाँ चले जाएगा? अब देखिए हुमायूं के पास कोहिनूर रहता है। अब देखिए इसके बाद वापिस दिल्ली पर किसका शासन होगा? शेरशाह सूरी हरा देगा, हुमायूं का शासन फिर से स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली पर। अब किस प्रकार से कोहिनूर भारत से बाहर जाता है विदेश में? तो देखिए सबसे पहले तो दिल्ली सल्तनत के पास देखिए अलाउद्दीन खिलजी कोहिनूर छीन कर लाता है। अलाउद्दीन खिलजी के पास कोहिनूर था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा हुए उन सभी राजाओं के पास क्या रहा? कोहिनूर रहा। अब नासिरुद्दीन महमूद शाह के पास कोहिनूर हीरा था। इससे कोहिनूर हीरा कौन छीन लेंगे? वीर सिंह देव छीन लेंगे दोस्तों, तोमर वंश के राजा। अब तोमर वंश के राजा के पास से हीरा किसके पास आ जाता है? विक्रमजीत के पास, जो तोमर वंश के अंतिम राजा हुए। अब इनसे कौन छीनेगा? हुमायूं। अब देखिए हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन रहता है? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रहता है। अब मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 में नादिर शाह अटैक करता है दिल्ली पर। तो तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा कौन ले गया? नादिर शाह ले जाता है दोस्तों। अब नादिर शाह के पास चले गया। अब नादिर शाह के जो उत्तराधिकारी होते हैं उनसे कोहिनूर हीरा कौन छीन कर लेकर आते हैं? रणजीत सिंह छीन कर लेकर आते हैं दोस्तों। जो सिख राजा थे रणजीत सिंह, वो छीन कर लाए। अब सिख राजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे उन्हें अंग्रेज़ों ने हरा दिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1839 में होता है, इस युद्ध में हार गए। और यहीं से फिर कोहिनूर हीरा कहाँ चले जाएगा दोस्तों? 1849 में हारते हैं। कब हारते हैं? 1849 में द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध होता है। इस युद्ध में
सिख साम्राज्य का पतन हो जाता है और यहीं से 1849 में लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर हीरा सिख राजा दिलीप सिंह के से छीनकर कहाँ भेज देता है, महारानी विक्टोरिया को भेज देता है। तो अभी भी कोहिनूर हीरा कहाँ रखा हुआ है, ब्रिटेन में रखा हुआ है। तो कोहिनूर हीरा भारत में लास्ट बार किसके पास था, तो सिख राजाओं के पास था, जो उस समय सिख राजा थे दिलीप सिंह, उनके पास था। और 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर हीरा छीना और इंग्लैंड भेज दिया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।